देखो किरण, एक चीज देखनी पड़ेगी कि पहले तो क्या बांग्लादेश की ऐसी इकॉनमी है कि वो भारत से रिश्ते बिगाड़ के इकोनॉमिकली सरवाइव कर सकता है? हम्म। देखो, 95% जो उसका बॉर्डर है वो भारत से मिलता है, जी। और उसको इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है। और अब यहाँ से जो सामान जाता है, खाने पीने का सामान यहाँ से जाता है, चावल यहाँ से जाते हैं, यहाँ से प्याज जाते हैं, सब्जियाँ जाती हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है टेक्सटाइल का, और यहाँ से पानी जाता है, बिजली जाता है। तो उसकी डिपेंडेंसी भारत में बहुत ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा देर भारत से रिश्ते खराब नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। और दूसरी बात ये है कि ये भी सच्चाई है, 15 साल में जो इकॉनमी इनकी बहुत अच्छा कर रही थी, और वो शेख हसीना के टाइम में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनका पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज़्यादा हो गया था। तो अगर भारत के साथ उसके रिलेशनशिप खराब होंगे तो इसकी इकोनॉमी की डिगमगाएगी, ये तो कोई शक नहीं। हम्म। अब कर क्या सकता है बांग्लादेश? अब मुझे लगता है इसमें हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे कि मैंने बटालियन कमांड की है जब दो 96 से लेके 99 तक वहां पर कोकराझार बोगाए गांव, और उसके बाद आपका जो डुबरी इलाके में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है 4 से 5 करोड़ के करीब, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट वैसे भी कर चुके हैं भारत में, क्योंकि ये बॉर्डर पोरस है। इसको कंपेयर मत करें जो पंजाब वाले बॉर्डर से, इसके अंदर रिवराइन टेरेन है, इसके अंदर फेंसिंग नहीं, अभी भी फेंसिंग नहीं है। तो जो स्मगलर आ सकते हैं, आतंकवादी टाइप रेडिकल्स आ सकते हैं, प्लस रोंगिया जो 10 लाख के करीब बिठा रखे हैं कोक्स बाजार में, उनको भी आईएसआई ट्रेन करके भारत की तरफ भेजे। तो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो इनस्टेबल बांग्लादेश भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट, स्मगलर, ह्यूमन राइट वायलेटर, ये आने की कोशिश करेंगे, और आईएसआई इसको बहुत जबरदस्त कार्रवाई कराने की कोशिश करेगा। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था, इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे ये सरवाइव नहीं करे थे, क्योंकि सब चिटागोंग हिल्स में इनके बेसिस थे, और वो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एकदम उनको वहां से उखाड़ के फेंक दिया था। परेश बुरवा वहां से भाग गया, पर राजकुआ जो उल्फा नंबर 2 था उसको भारत के हवाले दे दिया, और शांति आई थी हमारे नॉर्थ ईस्ट में। उसके अंदर एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा बेसी देनी स्टार्ट की बांग्लादेश ने, तो वो भी हमें एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो बांग्लादेश की न्यूसेंस वैल्यू अकेले में है, पर बांग्लादेश क्या वो न्यूसेंस वैल्यू के साथ इकोनॉमिकली सरवाइव कर सकता है, ये एक बांग्लादेश को देखना पड़ेगा। भारत के साथ उसके अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उसको इकोनॉमिकल सरवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी की देखें, कोई लड़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का कोई आपस के अंदर कंपैरिजन नहीं है कि जो बांग्लादेश की फौज एक अराकान आर्मी से नहीं लड़ पाई, जो कि एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी अदरवाइज, उसको हालात खराब कर दिए जो बांग्लादेश की आर्मी के, तो उसकी कोई खास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी या कॉम्बैट पावर नहीं है। नहीं तो ऐसे में जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो ट्रेनिंग मिलने जा रही है, ये कहीं ना कहीं इनको मजबूत स्थिति में ला सकती है। नहीं, वो तो खैर, वो अगर आप असली देखो ना, हाँ, कि ट्रेनिंग टीम तो भारत भी जाते, भारत के रिलेशन अच्छे थे, ट्रेनिंग टीम तो एक शो ऑफ ज्यादा है कि ट्रेनिंग तो बांग्लादेश भी खुद करता होगा। बांग्लादेश भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन फोर्सेस के लिए। इनकी पॉइंट क्या है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी फौज कम है, पैरामिलिट्री ज्यादा है। फौज है उसकी 1.6 लाख के करीब, पैरामिलिट्री 6.54। तो ये कि पाकिस्तान आके ट्रेनिंग करा देगा, या इसको हथियार मिल जाएंगे चीन से, या कुछ हथियार पाकिस्तान से बन जाएंगे, क्या इसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो जाएगी कि भारत को ये एक प्रकार से आंखें दिखा पाए? ऐसा तो नहीं होगा। बस यही है कि अगर बांग्लादेश इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट करता है, आतंक स्पेशली इंसर्जेंट ग्रुप को मदद देनी स्टार्ट कर देता है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर मुझे लगता नहीं वो कर सकता, क्योंकि हमारे पास उसकी इकोनॉमी की चाबी है, पानी यहां से जाता, बिजली यहां से जाता, क्या वो इतनी मूर्खता करेगा? और मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो मोहम्मद यूनस है ये बिल्कुल एंटी इंडिया है। इसने जिस प्रकार से सोरस के साथ थे, इसने जिस प्रकार से फंड किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे 20 जनवरी को तो वो ट्विस्ट करेंगे इसकी टेल को। देखना, इलेक्शन अगर होते हैं, इलेक्शन की जो गवर्नमेंट आती है उसके साथ रिलेशन को, मगर हमें बांग्लादेश को किसी समय हल्के में नहीं लेना। अब बात आ रही थी, आप कह रहे थे पाकिस्तान से आतंकवादी
कत्ता साहब ने 25 डे कमांड की है, मैंने वहां पर मच्छर सेक्टर ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होती है। इसी प्रकार 25, क्या आज तक हम रोक पाए हैं इन्फिल्ट्रेशन को? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो एलसी फेंस बना दी हमने, इसके बावजूद भी ये है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेटेड पॉलिसी है, ब्लीड इन इंडिया विद 1000 कट्स, और वो टेररिज्म को स्टेट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है। आज भी 5 से 6 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो कि ट्रेनिंग कैंप और आपके लॉन्च पैड में है, पीओके में। खुद टूटने वाला है, मैं ये कह रहा हूं कि खुद टूटने वाला है, उसके 4 हिस्से होने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। मगर ये बाद आने वाला नहीं है पाकिस्तान, ये आपको आतंकवाद भेजता रहेगा। और अगर बांग्लादेश भी अनस्टेबल हो जाता है और वहां से भी ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आए या रेडिकल एलिमेंट्स आए या आतंकवादी आए, वो हमें थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रखना पड़ेगा। और इसलिए इसको लेकर के थोड़ी स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है, वो बना करके रखने की जरूरत है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास आते हुए समझने की, क्योंकि देखिए आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात यहां पर की और इसी के साथ एक शिवाजी जी भी इसी की बात कर रहे हैं कि देखिए अगर सरकार यहां पर बनती है तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। भारत के साथ बेहतर रिश्ते थे जब शेख हसीना थी, लेकिन क्या पाकिस्तान और चाइना चाहेंगे कि इतनी मुश्किल से जो चीजें हमने अभी की और वहां पर कट्टरपंथियों को हमने इस प्रभाव में ला दिया है, ये वो वक्त भी भूल गए जब पाकिस्तानी सेना ने वहां पर किस तरह से लोगों के ऊपर में अत्याचार किया था? क्या वहां पर इलेक्शन होने दिया जाएगा? सिर्फ क्या ट्रंप के आने के बाद ही बांग्लादेश की स्थिति जो है इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएगी और शेख हसीना का कुछ हो पाएगा?